हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग बिहार स्पेशल में आज बिहार के मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ है ये हैंड रिटन नोट्स है, घटना चक्र के तथ्यसार से बनाए गए हैं। उसमें से कुछ बिहार के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बीपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग एक हैंड रिटन नोट्स के तौर पे कंपाइल किया हुआ है विथ वैल्यू एडिशन, चूँकि बिहार की घटना चक्र के तथ्यसार में मैप नहीं है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ नहीं दिए गए हैं, तो हमने उसे अपने हैंड रिटन नोट्स में शामिल किया है। इस नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको लिंक नहीं खुल रहा है तो आप जो है टेलीग्राम खोलिए और वहाँ स्टडी फॉर ठीक आईएएस पीसीएस को सर्च करिए, वहाँ आपको ये जो है मिल जाएगा। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपके बीपीएससी के जो विभिन्न एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि टीचर वाली वैकेंसी है, कोई कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, और बीपीएससी का 69वां वाला जो है वो फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। तो चूँकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत रिलेवेंट है। और और सबसे बड़ी बात बता दूँ मैं आपको कि ये कंटेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस कंटेंट को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी चूँकि बिहार स्पेशल पे बहुत सारे पेड लेक्चर्स और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा कि कंटेंट जो है वो छोटा सा है और उसको बढ़ा के पढ़ाते पढ़ाते वो लोग 1.5 घंटे के घंटे में वो लोग कंप्लीट किए हुए हैं। चूँकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं इसीलिए आपके रिवीजन जो है इस वीडियो से नहीं हो पाएंगे उन वीडियो से। तो इसलिए हमने इसको आपको कंपाइल करके छोटा सा कंटेंट 10 से 15 मिनट का कंटेंट है, इसको आप 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं, कई बार रिवीजन कर सकते हैं और प्रश्न इसी से आएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार के इतिहास को हमने बहुत सारे पॉइंट्स को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने अभी जो है हाल फिलहाल में घटना चक्र की हैंड रिटन नोट्स विथ वैल्यू एडिशन और मैपिंग के साथ बहुत अच्छे से छोटे से कंटेंट को में ही 15 से 20 मिनट के वीडियोज़ में ही सभी हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास के सभी क्लासेस को कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री की कम से कम 7-8 क्लासेस मिल जाएंगी जो मात्र 15 मिनट की हैं, 10 मिनट की हैं। उनको आप पूरा पढ़ जाइए और इसके बाद जो है उसको कई बार पढ़िए, आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा और बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज बिहार स्पेशल को शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो है यानी सारस जिला और चेचर वैशाली जिला से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। नवपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद यानी और चेचर यानी जो वैशाली और सारण जिला, ठीक है। वैदिक साहित्य में कीकत और भात्स्य प्रदेश का उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य में कीकत और भात्स्य प्रदेश आदि का उल्लेख किया गया है जो बिहार से संबंधित है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वो मगध, वज्जी और अंग का वर्णन है अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य में और भगवती सूत्र जैन साहित्य में। 3 महाजनपद थे, मगध, वज्जी और अंग थे, वो आपके बिहार से संबंधित थे। मैंने महाजनपद पे एक सेपरेट वीडियो, वही जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज है उसमें 10 मिनट कंटेंट बताया है, उस पर हमने मैपिंग भी कराई है। महाजनपद के क्रम में पूछता है कि उनका पूरब से पश्चिम क्रम बताइए या उनकी राजधानियाँ बताइए, उनसे संबंधित शासक बताइए, सभी चीज़ों को हमने वहाँ कवर किया है। और महाजनपद से हमने जितने क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी के, बिहार पीसीएस के, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, जितने क्वेश्चन झारखंड पीसीएस के, सभी जो है क्वेश्चंस को हमने एक जगह कंपाइल कर दिया और 1 से 2 पेज का नोट्स है और मैपिंग के साथ है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसी क्लास के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज को देख जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र के आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं। सोचिए, घटना चक्र के नोट्स को हमने बहुत ही सिंपल, सहज और ऐसा कंटेंट दिया है पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा इस हैंड रिटन नोट्स के अलावा, ठीक है। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप बार बार पढ़िएगा। देखिए, हमने महाजनपद में से सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स को छाटा है जो हमने या उसमें नहीं पढ़ाया था। तो उसमें पढ़ाया का मतलब जो ये बिहार से संबंधित है। बाकी कंटेंट जो है वो जैसे मौर्य काल से संबंधित हो गया, बुद्ध धर्म से हुआ, जैन धर्म से हुआ, महाजनपद हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ। तो इस सभी कंटेंट्स को हमने एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे हमने पढ़ाया है और हाल ही में अभी चल रहा है वो, कल उसकी लास्ट वीडियो होगी। तो इसी तरह से आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ जो है प्राचीन भारत का जो प्राचीन बिहार का इतिहास है जो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये भी कवर करते हैं, ठीक है। अंग जो है आधुनिक भागलपुर, ठीक है। वह जनपद जो है मुंगेर जनपद की राजधानी थी, चंपा थी,
अंग जो है आधुनिक भागलपुर की राजधानी, और मुंगेर जो जनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है। विदेह जो है अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला थी। दार्शनिक राजाओं, फिलोसफिकर किंग, ठीक है, फिलोसफिकर किंग पीके, ठीक, तो वो उसके लिए प्रसिद्ध था विदेह। बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हैं? बौद्ध धर्म पे हमने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, बहुत अधिक व्यू भी गए थे और बहुत अधिक सपोर्ट भी मिला उस पर। बौद्ध धर्म पे जो हमने लेक्चर्स दिए हैं वो लेक्चर आपको बौद्ध धर्म उसके अलावा कहीं उतना उतना कम समय में उतना रिलेवेंट और एकदम टू द पॉइंट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे। बौद्ध संगीतियाँ हैं, सिर्फ उसमें हमने ये कंटेंट लिया है, बाकी जो है उसमें हमने पढ़ा दिया है। तो चूंकि बार बार इसको रिपीट करना ये एक सुलभ और सहज भी नहीं होगा कि एक ही चीज़ को दो बार पढ़ाया जाए, उसको आप वहाँ पढ़ लीजिए। और इसको बौद्ध संगीतियाँ इसमें देखिए जो कि क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो किस स्थान पे हुई थी? राजगिरी। उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। शासक कौन था? अजातशत्रु था। किस वंश था? हर्यक वंश। ये सभी हमने पढ़ाया हुआ है। हर्यक से सुनाग, मौर्य, कुषाण, सब कुछ पढ़ाया है। ठीक। द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, और उसमें अध्यक्ष कौन किए थे? अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामी ने किया था, और शासक कौन था? कालाशोक था, शिशुनाग वंश से संबंधित था। तृतीय बौद्ध संगीति थी पाटलिपुत्र में हुई थी, गोगलिपुत्र तिसम ने की अध्यक्षता की थी, और अशोक जो था उससे संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित ये तीसरी बौद्ध है। चौथी जो है वो कुंडल वनन में की है, अशोक ने उसकी अध्यक्षता की है, कनिष्क के समय में हुई थी, कुषाण वंश में। ठीक। तो बौद्ध धर्म को आप हमारे लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो ये आपकी जो पॉइंट्स हैं ये कवर होंगे ही, अन्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। इसके लिए आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यही है कि पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और बिहार स्पेशल तो हमने 7 से 8 वीडियोज़ में मैं पूरे बिहार स्पेशल घटना चक्र को कवर करा दूंगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप फॉलो करिए, कई बार फॉलो करिए, एक ही सोर्स को कम से कम 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़ने से वहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाएंगी, और इस सोर्स में बहुत कंटेंट है चूँकि आपको कंज्यूम करना है। प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, प्रश्न इसी से बनेगा, घूम फिर के बनेगा, इसलिए आप एक कंटेंट को 10 बार पढ़े रहेंगे, प्रश्न गलत नहीं होगा। 10 कंटेंट को एक बार पढ़ेंगे वो कन्फ्यूजिंग होगा हमेशा, और गलत करके आएंगे उत्तर में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस कन्फ्यूज करते हैं इस वक्त। जैन संगीतियाँ जो है वो बिहार में कहाँ कहाँ हुई थी? प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में, उस वक्त स्थूलभद्र की अध्यक्षता थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त शासक था। द्वितीय जो है वल्लभी में हुई थी, देवादी क्षमा श्रवण जो है उन्होंने अध्यक्षता किए थे। अच्छा, अशोक के लघु शिलालेख। अब चूंकि अशोक के बारे में भी हमने पूरे मौर्य वंश को पढ़ाया है, और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है जो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए, इसी चैनल पर, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको पूरा पढ़ जाइए। उसमें से हमने सिर्फ बिहार के कंटेंट को चुना है। तो सहस्राम, चूँकि बिहार स्पेशल है तो बिहार के कंटेंट्स को ही हमने लिया है। अशोक के लघु शिलालेख सहस्राम, यह बिहार के शाहाबाद जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लीजिएगा। अच्छा, कैसे प्रश्न बनेगा? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मैच द कॉलम दे देगा। मैच द कॉलम में अगर आपको एक भी अगर आपको आता है तो आप पूरा मैच द कॉलम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको स्टेटमेंट देता है, अगर कथन के तौर पर देता है कि सहस्राम जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित शिलालेख है, तो आप ये कथन गलत करिएगा, क्योंकि अशोक से संबंधित है, लघु शिलालेख है, उस कहाँ पे? शाहाबाद जिले में है, बिहार के। तो स्टेटमेंट में पूछे, मैच द कॉलम में पूछे, या ऑप्शंस में कंफ्यूज करें, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है कि आप गलत नहीं करेंगे। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं, अब इसको देना है, ठीक है, वैशाली में, वहाँ पे सिंह का शीर्ष है जो, ठीक है, केवल शेर है और लेख सहित है, और वैशाली बिहार में है ये। ठीक है। अशोक के जो गुहा लेख है वो कहाँ पे हैं? वो दक्षिण बिहार के गया जिले में है। बराबर नाम की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख के उत्तीर्ण प्राप्त हुए हैं। बराबर नाम की 3 गुफाओं पर, दीवारों पर, बराबर, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। चूँकि जो है क्वेश्चन इसी से बनेगा, यहीं से बनेगा, इसी अगर बनना रहेगा तो यहीं से बनेगा, इससे अधिक कंटेंट में कुछ नहीं बनता। ठीक है। उसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। लिपि जो है उसकी क्या है? ब्राह्मी। तक्षशिला से आरामाइक लिपि से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कांधार से यूनानी व आरामाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और ये सारे कंटेंट्स को हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। आरामाइक लिपि जो है किधर से किधर लिखी जाती है, सब कुछ बताया है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अशोक के जो स्तंभ लेख है उसकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 जो है उसके स्तंभ लेख है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वहाँ पे हमने मैपिंग में बताया था और किस तरह से अशोक के शिलालेखों के आधार पे इस बार यूपीएससी 2022 में नए पैटर्न पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। सोचिए यूपीएससी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे अगर मैपिंग के, तो मैपिंग पे हमने सबको बताया हुआ है, तो उसको प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। तो इन लेखों की संख्या कितनी है? 7 है।
6 विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण है ये, ठीक। लौरिया राज और लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। कहाँ पे है? बिहार राज्य के जो है चंपारण जिले में है, ठीक। लौरिया राज और लौरिया नंदगंज। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। पहली बार में याद नहीं होगा, मुझे पता है। प्रांतीय प्रशासन क्या है? शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। किसे? वहाँ पे अशोक के काल में 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। क्या कहते थे? चक्र। प्रश्न बन सकता है कि चक्र जो है वो संबंध किस चीज़ से संबंधित है? प्रशासन से, ठीक। जो अन्य ऑप्शंस होंगे उसमें प्रशासन ही आप टिक करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में आपको एकदम घबराना नहीं है। चक्र शब्द से घबराना नहीं। चक्र जो है वो किस लिए था? अशोक काल में प्रशासन के लिए था। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया था। मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य जो है पश्चिमी और पूर्वी भागों में बट गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको एकदम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, ठीक। कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर किसका शासन रहा? लिच्छवियों का शासन रहा, ठीक। कुषाण के बाद किस पर रहा? पटना पे लिच्छवियों का शासन रहा। गुप्त वंश जो है चंद्रगुप्त उसका पहला शासक है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश पे हमने एक अलग से बेहतरीन वीडियो बनाया है मैपिंग के साथ, उसको देखिएगा आप, एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसने लिच्छवी की राजकुमारी से कुमार देवी से विवाह किया। चूँकि इसलिए इंपॉर्टेंट है चूँकि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ इतिहास की सभी जो मूल जो शुरुआत हुई, इतिहास की जो अनेक घटनाएं हैं, जो राजवंश हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, सब कुछ बिहार से शुरुआत है। इसलिए आप जो प्राचीन भारत को पढ़ते हैं या मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तो आप जो है बिहार के इतिहास से ही रूबरू होते हैं, क्योंकि वो उससे अलग हो ही नहीं सकता, इतना ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। कुमारगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी काल में हुई थी। यह कहाँ पे है? राजगीर जिले में स्थित है। कहाँ पे? राजगीर जिले में स्थित है। इसने क्या उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। गोपाल को माना जाता है पाल वंश का संस्थापक, ठीक। इसको आपको ध्यान देना है। ओदंतपुरी महाविहार और वह विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में था। ओदंतपुरी व विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविहार जो है हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। महाविहार हिरण्य जो है प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। एकदम प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं होना चाहिए इस सारे कंटेंट से। अच्छा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। बिहार शब्द का नाम ही बौद्ध विहारों के नाम पर पड़ा है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में किस गाँव में है? अचिंतक गाँव में स्थित है। देवपाल ने किस जगह को अपनी राजधानी बताया था? देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बताया था। मैं मैपिंग भी कराने वाला हूँ बिहार का, तो हमने पहले अपने लेक्चर्स में बिहार स्पेशल के मैप के कुछ जिलों मैपिंग को हमने समझाया था कैसे मैपिंग से प्रश्न बनेंगे। उस लेक्चर्स को आप पहले वाली लेक्चर को देखिएगा और इसके बाद इसको देखिएगा, ठीक। और मैपिंग ज्योग्राफी जब पढ़ाऊँगा बिहार का तो उसमें पूरा मैपिंग करा दूंगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट के कंटेंट में सब कुछ आपका हो जाएगा। जावा, सुमात्रा और शैलेंद्र वंशी शासक जो हैं बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किया। जावा सुमित्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को नालंदा में, ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब एंशिएंट हिस्ट्री में जो बिहार से संबंधित जो इस ऐसा पॉइंट है जो हमने कवर नहीं किया है, तो वो है कर्नाट वंश। इसका संस्थापक नान्यदेव है, पुत्र है नरसिंह देव, शासक बना। इसी के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था, मैंने इसीलिए इसको रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे बिहारों को ध्वस्त कर दिया था। तो याद रखिएगा, कर्नाट वंश, इसके संस्थापक कौन है? नान्यदेव, और पुत्र नरसिंह देव। और नरसिंह देव के समय में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो है ये सीरीज, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कवर कर लिया है। और एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा सीरीज जो है हमने पढ़ा है, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, पूरा कवर एकदम अच्छे से सबको कवर हो जाएगा, उससे प्रश्न अधिक बनेगा ही नहीं, उसी को बार बार पढ़ना है। और यहाँ पे आप देखिए छोटा सा कंटेंट ये है कि देखिए बिहार में जो लैंग्वेज है कहाँ कहाँ बोली जाती है, जो लैंग्वेज की जो विस्तार है, मैथिली,
ठीक, मगधी और भोजपुरी, भोजपुरी ठीक, और मैथिली है, ठीक है, और इसके बाद जो है मगधी, मगही जो है ये बोली जाती है। तो ये इसका मैपिंग में है, इसका कंटेंट मिल गया था, तो हमने देख लिया कि आप एक बार देखिएगा जो नए स्टूडेंट होंगे, चूँकि कहाँ कहाँ बोली जाती है, इन जिलों का विस्तार जो है आप देखिएगा उन क्षेत्रों में, ठीक है। और इसी के साथ जो है छोटा सा कंटेंट मध्यकालीन का है, हमने इसको इसलिए अटैच कर दिया ताकि इतना ही घटना चक्र के तथ्यसार में कवर है। तो इसको आप इसी साथ साथ पढ़ते रहिए, तो आपका एंशिएंट और मेडावल ख़त्म हो जाएगा बिहार स्पेशल में। बाकी आपको कहीं नहीं जाना है। 1-1.5 घंटे के जो बकाऊ लेक्चर होते हैं, एकदम पकाऊ लेक्चर होते हैं, उनसे दूर रहिए। वो आपका सिलेक्शन नहीं, आपका रोकेंगे सिलेक्शन, वो सिलेक्शन होने नहीं देंगे, क्योंकि वो आप रिवाइज भी नहीं कर सकते, और 1.5 घंटे 2-2 घंटे में 3-3 दिन 4-4 दिन एक ही चीज़ को पढ़ा रहे हैं वो लोग, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए आपको शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास को। तो मध्यकालीन इतिहास में आप देखिए बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी अभी मैंने बताया था ना, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने 1197 से लेकर 1206 के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सैन्य कमांडर था, ठीक। अच्छा, इल्तुतमिश ने भी बिहार पर आक्रमण किया था, कब, 1225 में। बिहार में तुर्कों का वर्चस्व कब हुआ, 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ था। तुर्क जो थे, तुर्कों का जो है वर्चस्व कायम हुआ कब, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद, ठीक। बिहार के तिरहुत क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसका विलय कर दिया गया। इसका नाम क्या पड़ा था, तुगलकपुर। तिरहुत क्षेत्र को तुगलकपुर बना दिया गया, ठीक, किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक। 1398 से 99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली की सल्तनत को बहुत क्षति पहुंचाई थी, और बिहार, इसी के बाद जो है बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल उस वक्त नियुक्त किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद जो है 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। किसने परास्त कर दिया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को, पानीपत के, ठीक है। इसके बाद कौन, क्या, दरिया खां को, पुत्र बहार खां को बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी थी। सिरसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है, कई बार प्रश्न बनेगा, और बनता ही है और बनेगा भी आगे भी। सिरसा जन्म का हुआ था 1572 में हुआ था। बचपन का नाम फरीद, पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे, और शिक्षा उन्होंने कहाँ प्राप्त की थी, उन्होंने जौनपुर में प्राप्त की थी, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी जो बीवी थी विधवा दुद्दू बेगम से शेर खान ने विवाह कर लिया था, ठीक। अच्छा, उसने जो है शेर खान ने बंगाल के नुसरत खां को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की, हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने हाईलाइट किया है बस वही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको पढ़ना है, उसी को पढ़ना है आपको, ठीक है। और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की, शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद उसने धारण कर ली थी, ठीक। इसके बाद जो है 1540 में बिलग्राम के युद्ध में, ठीक, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की, सूरवंश की। किसको हराया, हुमायूं को हराया, ठीक। जो है किस युद्ध में, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में, किस सन में, 1540 में। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकार थी, और बिहार विजय के बाद उसने 16 सरकारों को विभाजित किया, ठीक। इसमें इस तरह से कुल कितनी संख्या हुई थी, 63 संख्या हुई थी। और सरकार का जो प्रशासन था क्या था, सिकदारन और मुंसिल ए मुसिफान, ठीक। उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की थी, ये प्रश्न बनेगा। और उसने चांदी का रुपया जारी चलाया था। सोने के सिक्के, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, और प्योर गोल्ड कॉइन किसने चलाया था। ये मैंने अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में बहुत सारे अच्छे से पॉइंट बताए हैं, आप उसको देखिएगा। बहुत सारे जो है आपको नई जानकारी देखने को मिलेगी, जो आपको कोचिंग वाले मटेरियल में मिलेगा ही नहीं। उसने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया था। कहाँ मकबरा है शेरशाह का, सासाराम बिहार में। यह मकबरा जो है वो कृत्रिम झील के किनारे के मध्य में अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बना है। 1574-75 में बिहार मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। औरंगजेब में अजी मुरसान को बिहार का सूबेदार बनाया गया। पटना का नाम क्या बनाया गया था उस वक्त, अजीमाबाद। क्या बना नाम रख दिया गया, अजीमाबाद। फर्रुखसियर का राजाभिषेक कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल, बिहार, और ये अब आधुनिक इतिहास में आते हैं हम, बिहार उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। 1704 में बंगाल की राजधानी, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई गई थी। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान नवाब बना था, वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था, ध्यान दीजिएगा। और अब आते हैं अपने अंतिम 2-3 पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ठीक। और इसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों से हारा। और
1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, चूँकि बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। तो अब हम आधुनिक इतिहास को जब पढ़ेंगे तो हम कवर करेंगे कि कैसे जो है बंगाल का जो है इतिहास आधुनिक इतिहास से संबंधित है और उसको पॉइंट को समझेंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस कंटेंट को आप से कम 2 से 3 बार पढ़िए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियोस को 2-3 बार देखिए और हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स को देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स को देखने के बाद आपको फिर और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके सारे नोट्स विथ वैल्यू एडिशन मैपिंग के साथ हमने मात्र 1 पेज का कंटेंट है, 10 मिनट का कंटेंट है, उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया। वहाँ से आप सारे कंटेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए। किसी कोचिंग चक्कर मत पड़िए, कोचिंग से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कंटेंट उन लोगों का नहीं है ऐसा है कि जो सिलेक्शन दिला सके। तो इसलिए आपको बार बार इसी को पढ़ना है और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।